तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है रचना शारीर या फिर ह्यूमन एनाटॉमी, उसको, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, मतलब बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है इसको समझने में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है और हमको आयुर्वेद वाला पार्ट और मॉडर्न वाला पार्ट दोनों पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरी मेडिकल डिग्री का एक्चुअली, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि हमें किसी पेशेंट को ठीक करना है, तो उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की एनाटॉमी क्या है, कौन से पार्ट्स कहाँ पे हैं, कैसे एग्जामिन करना है, ये सब कुछ। उसके लिए एनाटॉमी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है फर्स्ट ईयर का, और पूरी पूरी डिग्री का ही सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और डिफिकल्ट होता है समझना, आई नो, लेकिन इस सब्जेक्ट में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करो। ठीक है, एंड चीज़ों को समझो, जितना ज़्यादा आप एनाटॉमी को समझोगे, विजुअलाइज करोगे, उतना ही आपके लिए एनाटॉमी ईजी लगेगा, और जितना आप एनाटॉमी को पढ़ोगे ना, वो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो जितना हो सकता है उतना टाइम आप दो एनाटॉमी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी एनाटॉमी बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का जो है, जिसको हम रचना शायरी भी बोलते हैं, ठीक है, एनाटॉमी जो है बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का, यानी कि रचना शायरी, उसके दो पेपर होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स ईच, यानी कि दोनों पेपर मिला के आपके टोटल 200 मार्क्स हैं। पास होने के लिए आपको चाहिए 100+ मार्क्स, यानी कि मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अभी दो पेपर है, पेपर 1 में भी आयुर्वेद भी आता है और मॉडर्न भी आता है, पेपर 2 भी आयुर्वेद पोर्शन भी आता है और मॉडर्न पोर्शन भी आता है। ठीक है, तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से पेपर 1 में कौन से टॉपिक आता है, पेपर 2 में कौन से टॉपिक आते हैं, वो डिवाइड हुआ है, तो अभी हम देखेंगे। जैसे कि पेपर 1 में आयुर्वेद में शरीरोपक्रमण या शारीर 6 मार्क्स के लिए, परिभाषा शारीर 4 मार्क्स के लिए, गर्भ शारीर पेपर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेद का, गर्भ शारीर 15 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, जो कि हम आज के लेक्चर में नहीं, आज हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग गर्भ शारीर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अस्थि शारीर फॉर 4 मार्क्स, संधि शारीर फॉर 4 मार्क्स, स्नायु शारीर फॉर 4 मार्क्स, पेशी शरीर फॉर 3 मार्क्स, केशनकदंत फॉर 4 मार्क्स, एंड एम्ब्रियोलॉजी। नहीं, ये पूरा हो गया आयुर्वेद वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद आएगा मॉडर्न पोर्शन। मॉडर्न पोर्शन में एम्ब्रियोलॉजी इज फॉर 5 मार्क्स। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन, कोई भी बोन आ सकता है, कोई भी बोन आ सकता है, फॉर एलएक्यू। उसके बाद आर्थ्रोलॉजी इज फॉर 10 मार्क्स, यानी कि जॉइंट्स। एक बोन और एक जॉइंट तो कंफर्म होता ही पेपर में एलएक्यू के अंदर या फिर एसक्यू के अंदर आ जाता है। बोन पे तो एलएक्यू आता ही है, जो जॉइंट है उस पे एसक्यू आ सकता है या फिर एलएक्यू भी आ सकता है। उसके बाद मायोलॉजी इज फॉर 4 मार्क्स। नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 4 स्टार्स लग रहे हैं, इट इज फॉर 14 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी इज फॉर 8 मार्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और लिम्फेटिक सिस्टम इज फॉर 4 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन आता है या फिर नहीं भी आता है, दिस इज ओके ओके टॉपिक। जो हाईलाइट किए हुए हैं वो वाले टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आता है। गर्भ शरीर से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक एलक्यू तो आता ही है, एक बोन पे आता है, एक आर्थोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, नर्वस सिस्टम पे एक एलक्यू कंफर्म आता है। तो गर्भ शारीर, ऑस्टियोलॉजी एंड नर्वस सिस्टम, इससे ही आपके 3 एलक्यू बन जाएंगे कंफर्म। आना ही आना है क्वेश्चन, हर साल आता है। तो ये होगा पेपर 1। उसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 में आयुर्वेद में कौन सा क्वेश्चन आता है, पहले है प्रमाण शरीर, जो कि आता है 2 मार्क्स के लिए, मतलब सिर्फ एमसीक्यू आएगा। कोष्ठ एवं आशय आता है 4 मार्क्स के लिए, सीरा धमनी आता है 4 मार्क्स के लिए, धमनी 2 मार्क्स के लिए, स्रोतस इज स्रोतस शारीर इज इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स के लिए आता है स्रोतस शारीर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कला शारीर फॉर 4 मार्क्स, इंद्रिय शारीर फॉर 3 मार्क्स, त्वचा शारीर फॉर 3 मार्क्स। उसके बाद मर्म, पेपर 1 में जैसे गर्भ टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट था आयुर्वेद में, वैसे पेपर 2 में जो मर्म वाला टॉपिक है, आपको पता ही होगी ये बात कि मर्म वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 15 मार्क्स के लिए आता है। एक एलएक्यू एंड एक एसएक्यू दोनों भी आ सकते हैं पेपर में, एक एलएक्यू तो आएगा ही आएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर 10 मार्क्स, अगेन इंपॉर्टेंट, जितने भी सारे सिस्टम है सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर 10 मार्क्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर 12 मार्क्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज फॉर 8 मार्क्स, यूरिनरी सिस्टम इज फॉर 10 मार्क्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर 6 मार्क्स, एंड सेंसरी ऑर्गन्स 10 मार्क्स। कंफर्म क्वेश्चन एलएक्यू आता है, सेंसरी ऑर्गन वाले टॉपिक से एलएक्यू आ गया तो आई पे आ जाएगा, तो ईयर पे आ जाएगा, तो नोज पे आ जाएगा, टंग पे, स्किन पे, किसी पे भी आ सकता है। एलएक्यू एक सेंसरी ऑर्गन पे आएगा, एक मर्मा पे एलएक्यू आता है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट किए हुए टॉपिक्स वो तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से
गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया पेपर 2, दोनों मिला के 200 मार्क्स है, पास होने के लिए आपको चाहिए 100 मार्क्स। वैसे एनाटॉमी में 100 मार्क्स लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत जाओ, क्योंकि याद नहीं होगा, नहीं आएगा याद। लिमिटेड ही पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ो, ताकि उतना ही आप पेपर में जाके लिख के आओ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एनाटॉमी वर्ड जो है, एनाटॉमी वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एना एंड टॉम। एना का मतलब होता है अप और टोम का मतलब होता है कटिंग। तो एनाटॉमी का मतलब हो गया कटिंग अप ऑफ द बॉडी। एना मतलब है अप, टोम मतलब है कटिंग, एनाटॉमी यानी कि कटिंग ऑफ द बॉडी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, उस सब के बारे में जो सब्जेक्ट होता है जिससे हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज डन बाय डायसेक्शन ऑफ कैडेवर्स। कैसे पढ़ते हैं हम लोग एनाटॉमी को? कैडेवर्स जो होता है उनको डायसेक्ट करके हम लोग एनाटॉमी को पढ़ते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। इस पे भी कभी कभी लाइक वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी करके जाना। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एटलीस्ट नाम, ठीक है। जैसे सरफेस एनाटॉमी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्म या फिर मार्किंग्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे कौन सा ऑर्गन कहाँ से कहाँ तक है, उसकी सरफेस मार्किंग, ठीक है। ये सब कुछ। उसके बाद उसका फॉर्म यानी कि उसका एक्सटर्नल फीचर, सारे के सारे मॉर्फोलॉजी, ये सब किसके अंदर आता है? सरफेस एनाटॉमी के अंदर आता है। उसके बाद सिस्टेमिक एनाटॉमी यानी कि अलग अलग स्पेसिफिक सिस्टम्स की स्टडी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद है ग्रॉस एनाटॉमी यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी यानी कि स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग रीजन्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलेंगे रीजनल एनाटॉमी। उसके बाद है रेडियोग्राफी यानी कि जिसके अंदर हम एक्सरेज को यूज करते हैं फॉर स्टडी ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। उसके बाद हिस्टोलॉजी की स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, यानी कि बॉडी के अलग अलग जो टिश्यूज है उनकी स्टडी कौन से ब्रांच के अंदर आएगी? हिस्टोलॉजी। उसके बाद साइटोलॉजी में क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, वो किसमें आएगा? साइटोलॉजी में आएगा। देन पैथोलॉजिकल एनाटॉमी यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज, यानी कि कोई भी डिसीज हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका कॉज क्या है, फिर उसने कहाँ अटैक किया है, उसके बाद उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिखे हैं, वो कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। देन एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज एग थ्रू द 8 वीक्स इन द यूट्रस, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो भी डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। सो ये सारी क्या है? एनाटॉमी की ब्रांचेस है। क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए याद रखना। तो अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है एम्ब्रियोलॉजी, जो कि आता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। इसमें से एक ऐसे क्यों आ सकता है। इसके अंदर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। उसके बाद मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। इसमें से जो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis वाला टॉपिक है वो फिजियोलॉजी के पेपर में उसका क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज जो जितनी भी सारी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो सारी मेनली फिजियोलॉजी के अंदर आती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके अंदर आएगा? एनाटॉमी के अंदर आएगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। और ये आया था लास्ट ईयर के पेपर में, ये क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम को कंबाइन करके ऐसे क्यों आ गया था, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। उसके बाद मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर फिटस। अगर ये क्वेश्चन आया तो या तो ये सिंगल आएगा 5 मार्क्स के लिए, या फिर अगर ये एलएक्यू में आ सकता है, अगर एलएक्यू में आया तो ये गर्भाशय के साथ कंबाइन होकर आ सकता है कि गर्भाशय के अंदर एक टॉपिक है मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, यानी कि हर एक मंथ में कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उसका ही आयुर्वेद पोर्शन एंड ये उसका मॉडर्न पोर्शन है, तो दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। दोनों ही टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फीटल सर्कुलेशन से भी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन से भी। तो ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो अगर आपको इसमें से भी स्किप करना ही है तो आप कर सकते हो स्किप। जो स्टार किए हुए उन पॉइंट्स को स्किप मत करना, बस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, बस इतना
तो भी करके जाओ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी से। अभी एम्ब्रियोलॉजी मतलब हमने देखा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद से एम्ब्रियो का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो जिस एनाटॉमी के ब्रांच के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले दो चीजें आती है, पहला है फीटस एंड दूसरा एम्ब्रियो, ठीक है। फीटस एंड एम्ब्रियो दोनों डिफरेंट चीज होती है। फीटस मतलब क्या है, फ्रॉम थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ अंटिल द बर्थ द डेवलपिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ फीटस। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद से एंड एम्ब्रियो यानी कि फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू द 2 months ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ द डेवलपिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद से इंट्रायूट्राइन लाइफ में 2 month तक जो ग्रोइंग इंडिविजुअल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। एंड थर्ड मंथ से जब तक उसका बर्थ नहीं होता तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन से 2 month तक हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे एंड थर्ड मंथ से उसका बर्थ होने तक उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। दोनों अलग अलग टर्म से याद रखना, ठीक है। अभी एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इट्स इंसेप्शन, है कि जब वो फॉर्म हुआ तब से टू द टाइम इट कम्स आउट एंड बॉर्न एज अ फीटस। जब से वो बना तब से लेकर के जब तक वो उसका बर्थ होता है तब तक उसको जिसके अंदर उसके अंदर जो भी सारे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे वो फॉर्म हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीजें हम जिसके अंदर पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। अब ये सारे बेसिक बेसिक टर्म्स है, जैसे कि गोनाड्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, मेल के अंदर क्या होगा टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर क्या होगा ओवरी, ठीक है। उसके बाद गैमीट्स, गोनाड्स प्रोड्यूस द गैमीट्स। गोनाड्स क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमीट होता है स्पर्मेटोजोआ, फीमेल गैमीट होता है ओवम। स्पर्मेटोजोआ कौन सी प्रोसेस से बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम कौन सी प्रोसेस से बनता है, ओजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जाइगोट यानी कि फ्यूज्ड ओवम यानी कि फीमेल कंपोनेंट एंड स्पर्मेटोजोआ मेल कंपोनेंट फ्रॉम द जाइगोट। ओवम एंड स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और वो कौन सी प्रोसेस से बनता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। अभी इन विट्रो एंड इन विवो दो टर्म्स आती है। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। याद कैसे रखे, देखो VITRO, इसमें टी आ रहा है, आउट इसमें भी टी आ रहा है, तो इन विट्रो का मतलब होगा आउटसाइड एंड इन विवो का मतलब होगा इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्टार लगा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। अब ये तो हमने नीट के टाइम पे भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आने भी मतलब चांसेस कम ही है इसके आने के। आया तो ये फिजियोलॉजी में आएगा तो हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम ओवरव्यू देती हूँ सिर्फ। तो जो मेन हमारा जर्म सेल होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और कुछ सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं जिससे क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, जो भी क्या है 2n ही है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मियोसिस 1 होगा जिससे क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है, 2। उसके बाद इनमें मियोसिस 2 होगा जिससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ओके। स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी क्या होगी, n, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स रहते हैं इनको स्पर्म बनने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड्स के अंदर टेल एब्सेंट होती है, इसके बाद इसमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है, जिसके बाद इसमें टेल अटैच हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर स्पर्मेटोजोन, जो कि क्या होता है, हमारा स्पर्म, ओके। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होगा जिससे स्पर्मेटिड क्या किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में। अब ये इंपॉर्टेंट है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ओके, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी ये डायग्राम देखो, ये स्ट्रक्चर है किसका, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का। 4 पार्ट्स होते हैं, पहला है हेड, उसके बाद है नेक, उसके बाद है मिडिल पीस। नेक क्या करती है, मिडिल पीस और हेड को ज्वाइन करती है, ओके। उसके बाद लास्ट पार्ट होता है टेल। जो हेड होता है उसके सामने एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो मिडिल पीस है उसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और जो टेल होता है वो किसके लिए होता है, टेल जो होता है वो मूवमेंट के लिए होता है, क्योंकि जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है, वो इमोबाइल होता है। स्पर्म को ही जाना पड़ता है ओवम के पास, तो उसके लिए मोबिलिटी के लिए स्पर्म के अंदर क्या होती है, टेल होती है। तो ये स्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे स्पर्म जो है मूवमेंट कर सकता है, राइट। The mature spermatozoa shows the following parts.
चार पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ओके, फर्स्ट है हेड। हेड इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्मेटिड। हमने क्या देखा था, स्पर्मेटिड में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा जिससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, तो जो स्पर्मेटिड है उसका जो न्यूक्लियस होता है उससे क्या बनता है, स्पर्म का या फिर स्पर्मेटोजोआ का हेड बनता है। ओके, एंड द हेड इज कवर्ड बाय कैप-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्रोसोम। हेड के ऊपर एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, विच इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी apparatus ऑफ द स्पर्मेटिड। यानी कि स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस से क्या बना, हेड बना, उसके बाद जो स्पर्मेटिड उसके गोल्गी apparatus से क्या बना, एक्रोसोम बना। जो हेड होता है वो ओवल इन शेप होता है, देखो ऐसा। ठीक है, उसके बाद कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल विच इज एक्सट्रीमली कंडेंस। अभी देखो हेड के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मैटर होता है, इसका मतलब ही क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो इसके अंदर हेड के अंदर ही क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा जो कि कैसे होगा, कंडेंस्ड होगा। तो हो गया हेड। उसके बाद नेक्स्ट है नेक। नेक क्या होगा, नैरो, कंटेन्स अ फनल शेप बेसल बॉडी। बेसल बॉडी होगी नेक के अंदर एंड अ स्पेरिकल सेंट्रियोल, और एक सेंट्रियोल होगा। इसको हम कनेक्टिंग पीस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कनेक्ट्स हेड टू द रेस्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। हेड को स्पर्मेटोजोआ के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है नेक, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग पार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मिडिल पीस विच इज लोकेटेड बिटवीन द नेक एंड द टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। नेक एंड टेल के बीच में तो पीस होगा, उसको हम बोलेंगे मिडिल पीस। द शीथ ऑफ द मिडिल पीस इज फॉर्म फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या बनता है, मिडिल पीस का शीथ, यानी कि उसका जो आउटर कवरिंग है वो बनता है। ओके, एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द टेल रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन्युलस इज प्रेजेंट। यानी कि मिडिल पीस के बाद वाला पार्ट कौन सा है, स्पर्म का, टेल। तो जहां पे मिडिल पीस जो है टेल के साथ अटैच होगी वहां पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होता है टेल, जिसको हम टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं क्योंकि एंडिंग वाला पार्ट होता है, इसलिए हमने इसको बोला है टर्मिनल पार्ट। इट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों, उसकी मोबिलिटी के लिए या फिर उसकी मूवमेंट करने की एबिलिटी के लिए। अबाउट 10 टाइम्स लॉन्गर देन द मिडिल पीस। और ये क्या होता है, जो मिडिल पीस होता है उससे 10 टाइम्स लॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। उसके चार पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। क्वेश्चन आता है तो ये वाला डायग्राम भी बना के आना जो यहाँ पे दिया है पीडीएफ में। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं oogenesis पे। अभी एक बात है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में एक मेजर डिफरेंस है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है किसी भी मेल में, जब कोई भी मेल प्यूबर्टी हिट करता है उसके बाद उसकी बॉडी में स्पर्म्स बनना चालू होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर जो oogenesis का प्रोसेस है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बर्थ होने के पहले ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, चालू रहता है। ठीक है, बट वो जो फीमेल गैमीट रहता है या फिर जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो अरेस्टेड रहता है एक फेज में। अगर आपको याद होगा, आपने नीट के टाइम में पढ़ा होगा, तो प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में वो अरेस्टेड रहता है एंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद वो मैच्योर ओवम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उगोनिया या फिर स्टेम सेल, जो क्या है डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम्स या फिर 2n। उसके बाद इसमें माइटोसिस होगा ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, यानी कि बर्थ होने के पहले ही माइटोसिस होगा जिससे क्या बनेंगे, डॉटर उगोनिया बनेंगे। कितने, 2। डॉटर उगोनिया में ग्रोथ हो गई, फिर बनेगा हमारा प्राइमरी oocyte जो कि भी 2n ही है। उसके बाद इसमें होगा मियोसिस। ठीक है, उससे क्या बनेंगे, दो अनइक्वल साइज के सेल्स बनेंगे, एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी और एक है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्टेड रहता है फीमेल की ओवरी के अंदर एंड फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो जाती है बाद में चल के। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेकेंडरी oocyte में तो उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है जिससे सेकेंड पोलर बॉडी बनती है एंड ओवम बनता है। ठीक है, ओवम की प्लॉइडी क्या है, एन, एंड जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो भी अगेन क्या होती है, डिजेनरेट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, oogenesis का, जिससे क्या बनता है हमारा मैच्योर ओवम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम का मतलब क्या होता है, फीमेल गैमिट। और ओवम कैसा होता है, स्पेरिकल होता है एंड नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। एंड जो फीमेल गैमिट यानी कि ओवम है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो इवेंचुअली स्पर्म को ही जाना पड़ता है ओवम के पास ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम थ्योरी देखते हैं। द ओवम इज अ वेरी लार्ज सेल। ओके, स्पर्म की कंपैरिजन में ओवम जो है वो बहुत ही लार्ज सेल होता है।
मेजर्स मोर देन 100 म्यूमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर मोर देन 100 म्यूमीटर्स होता है, ठीक है। और ओवम दैट इज शेड फ्रॉम ओवरी इज नॉट फुल्ली मेच्योर, जो ओवम ओवरी से शेड होता है वो फुल्ली मेच्योर नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ सेकेंडरी oocyte which is undergoing division, वो क्या होता है, एक सेकेंडरी oocyte होता है which is undergoing division to shed off the second polar body। सेकेंडरी oocyte है जो कि डिवीजन के थ्रू जा रहा है ताकि वो सेकेंड पोलर बॉडी को शेड कर सके, ठीक है। वो पूरा की पूरा मेच्योर ओवम होता है क्या, नहीं होता है। एट दिस स्टेज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द ओवम, यानी कि इस स्टेज में जो ओवम है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहले तीन जो है ये तो उसकी कवरिंग्स हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले सबसे बाहर होगा कोरोना रेडिएटा, ठीक है, विच आर रेडियली अरेंज ग्रेनुलोसा सेल सराउंडिंग द oocyte, ठीक है। उसके बाद है जोना पेल्यूसिडा, आउटर कवरिंग ऑफ द oocyte, जो हमारा oocyte है उसका जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे, विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सीक्रेटेड बाय द ग्रोइंग oocyte। ये oocyte का ही आउटर कवरिंग है और इसको जो है oocyte ही क्या करता है, सीक्रेट करता है, और ये कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है। Then next is vitelline membrane, cytoplasm of vitellius is limited by this membrane। जो oocyte का साइटोप्लाज्म होता है उसको हमने एक टर्म दे दिया है जो कि क्या है, विटलेस, ठीक है। तो इस विटलेस को जो सराउंड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, विटलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। और जो जोना पेल्यूसिडा और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। स्पेस बिटवीन विटलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा इज कॉल्ड द पेरीविटलाइन स्पेस। और जो विटलेस होता है, विटलेस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte या फिर ओवम। तो अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो सबसे पहले बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा का सेल्स होंगे, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। उसके बाद है हमारा जोना पेल्यूसिडा का लेयर, उसके बाद है विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। अंदर की साइड क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटेलस भी बोलते हैं। और अंदर होगा न्यूक्लियस हमारा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओवम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, दोनों की स्पर्म की और ओवम की डायग्राम बना के आना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैंने पहले ही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इन जनरल भी आपको आना चाहिए, ठीक है। हर मंथ में फीटस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो या तो ये डायरेक्टली ऐसे क्यों आ जाएगा 5 मार्क के लिए, या तो फिर जो आयुर्वेद वाला पोर्शन है मासानुमासिक गर्भ वृद्धि का, उसके साथ कंबाइन करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी ज्यादा क्रिस्प, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स बनाए, और ऐसे नोट्स बनाए कि आपको पढ़ने का मन करे। क्योंकि आई नो, क्योंकि मैंने भी एनाटॉमी पढ़ी है और इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है वो बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ना समझना। एक तो पढ़ने का मन नहीं करता है, दूसरी बात पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सकता है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए, ठीक है। और मतलब ऐसे नोट्स बनाए कि आपको पढ़ने का मन करे, सच में। You guys are very lucky you are getting this, okay? मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था ऐसे। Still I managed to pass in anatomy, which is enough for me. Okay, टॉपिक पे आते वापस। तो टॉपिक है मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर फीटस, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली। उसके बाद बिटवीन टू 7 to 10 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन अकर्स। इम्प्लांटेशन यानी कि जो हमारा जाइगोट है वो क्या होता है, जो यूट्राइन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वहां पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये कब होती है, फर्टिलाइजेशन से के बाद 7 to 10 डेज के बीच में कभी भी हो जाती है, ठीक है, इम्प्लांटेशन। उसके बाद एमनियोटिक सैक, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड योक सैक बिगिंस टू फॉर्म। तो अभी इम्प्लांटेशन तो हो गया, अभी जो ग्रोइंग हमारा फीटस है, ठीक है, फीटस है एम्ब्रियो है, फीटस है या एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। पहले 2 मंथ्स तक हम उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। 3rd मंथ से तो जब तक वो बॉर्न नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए रहेगा। इसके लिए सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एमनियोटिक सैक, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड योक सैक का, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो है उसका न्यूट्रिशन हो सके, ठीक है। एंड इस मंथ के एंड में जो हमारा एम्ब्रियो है उसकी लेंथ होती है अबाउट 2 mm, ठीक है। देखो ऐसे दिखता है, डायग्राम भी बनाई है मैंने, देखो सारे सब मंथ्स में कैसे कैसे है दिखता है एम्ब्रियो एंड फीटस, डायग्राम भी साइड लगाई हुई है। उसके बाद है सेकेंड मंथ में क्या होता है, अब ये तो याद करने वाली चीजें आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या होता है, ओके। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ज्यादा।
सेकेंड मंथ में हार्ट, न्यूरल ट्यूब, आर्म्स, लेग्स, लिवर, अदर मेजर ऑर्गन्स बिगिन टू फॉर्म। सेकेंड मंथ में क्या होता है, अभी देखो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप होगा, तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, ये जो हार्ट, आर्म्स, लेग्स, अदर मेजर ऑर्गन्स, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, इनका मतलब बनना शुरुआत होगी बनने की, ठीक है। बाय द 6th वीक हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, 6th वीक तक क्या होगा, हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट कर देगा। एंड प्लेसेंटा बिगिंस टू फॉर्म, प्लेसेंटा कब फॉर्म होगा, 6th वीक में, सेकंड मंथ या फिर 6th वीक में। देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद आईज, ईयर्स, माउथ, नोज बिगिन टू फॉर्म, सारी चीजें जो है बनना शुरू हुई है, बिगिन टू फॉर्म, ठीक है। ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स बिगिन टू फॉर्म, सेक्स ऑर्गन्स बिकम विजिबल, सेक्स ऑर्गन्स भी विजिबल हो जाते हैं। एंड इसके एंड में लेंथ कितनी होती है, 1/2 इंच, ठीक है। देखो ऐसे दिखता है, अभी इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये छोटा सा था इसलिए बड़ा हो गया, थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा ग्रोथ हो गया इसका, ठीक है। अभी आगे चल के और भी बड़ा हो जाता है, देखो, आई होप यू कैन सी इन द डायग्राम। अभी थर्ड मंथ देखो, थर्ड मंथ के एंड में हम इसको क्या बोल सकते हैं, फीटस बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड मंथ से अभी बॉर्न होने तक हम इसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड ऑल द मेजर ऑर्गन्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ। सेकंड मंथ में क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एंड थर्ड मंथ में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स कंटिन्यू टू डेवलप बट स्टिल डिफिकल्ट टू टेल द जेंडर, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो सेकंड मंथ में बनना चालू हुए थे उनका थर्ड मंथ में भी डेवलपमेंट चालू रहता है, लेकिन हम जो फीटस है उसका सेक्स जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसका जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं थर्ड मंथ में, ओके। मसल्स इन ट्रंक, लिम्स, हेड स्टार्ट डेवलपिंग, मसल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कंप्लीटेड इन विच मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, आंसर विल बी थर्ड मंथ, ओके। नेक्स्ट, अभी फोर्थ मंथ में क्या होगा, हेयर एंड टीथ बिगिन टू फॉर्म, हेयर एंड टीथ जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फॉर्मिंग, अभी देखो एक एक करके एक एक सिस्टम बनता जाएगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द जेंडर, थर्ड मंथ में जो है सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप्ड होते हैं, लेकिन हम उस फीटस का जेंडर जो है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फोर्थ मंथ में हम जेंडर बता सकते हैं, किसका, फीटस का, ओके। पॉसिबल टू डिटरमाइन द जेंडर फ्रॉम फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स। उसके बाद लेंथ कितनी होगी, 5 to 6 इंचेस होगी इस मंथ के एंड में, एंड वेट होगा 5 to 8 आउंसेस, ऐसा कुछ फिगर दिखेगा फोर्थ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ मंथ में क्या होगा, फाइन हेयर कॉल्ड लेन्यूको स्टार्ट डेवलपिंग विच कवर द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डेवलप होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेन्यूको बोलते हैं। जो स्मॉल बेबी हेयर्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम लेन्यूको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हेयर से ही रिलेटेड आई लैशेज एंड आईब्रो स्टार्ट ग्रोइंग, बॉडी के ऊपर हेयर बनेंगे, आई लैशेस ग्रो करेंगी एंड आईब्रो ग्रो करेंगी, कौन से मंथ में, फिफ्थ मंथ में, ओके। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स आर डेवलप, फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स भी डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ईयर्स भी डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेंथ कितना होगा, 7 to 8 इंचेस, एंड वेट कितना होगा, 1 पाउंड। अगर लेंथ एंड वेट याद भी नहीं भी रखते हो तो भी इट्स ओके, बस स्टार्टिंग के मंथ का एंड एंड के मंथ का याद रखो कि फर्स्ट मंथ में कितना था लेंथ, 2 mm, और एंडिंग के मंथ में लेंथ और वेट कितना है, इतना भी याद करोगे तो भी इट्स ओके। देखो फिफ्थ मंथ में ऐसा दिखता है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ मंथ में डिफरेंस देखो, ये एकदम ही छोटा सा लग रहा है बेबी, देखो यहाँ पे ग्रोथ हो गई उसकी, है ना। चलो सिक्स्थ मंथ में क्या होगा, इम्यून सिस्टम इज डेवलपिंग, ओके। अभी देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, और अभी क्या होगा, धीरे धीरे जो फीटस है हमारा वो बाहर के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए खुद को तैयार करेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको इम्यूनिटी की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, ताकि उसको कोई डिसीजेस ना हो, इसीलिए सिक्स्थ मंथ में क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद लंग्स आर डेवलपिंग एंड एल्वियोल आर फॉर्मिंग, फीटस लुक्स मोर एंड मोर लाइक अ पर्सन, जो फीटस है वो पर्सन की तरह दिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे पहले आप देखोगे तो पहले आप नहीं बता सकते हो कि हाँ ये कोई पर्सन है, ठीक है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा फेमिलियर लगता है ना, थोड़ा सिमिलर लग रहा है हमसे, ठीक है, राइट। तो इसलिए फीटस लुक्स मोर एंड मोर लाइक अ पर्सन, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। लेंथ कितना होता है, 9 to 10 इंचेस, वेट होता है 1.5 pounds to 2.5 pounds। उसके बाद है सेवेंथ मंथ में क्या होगा, एवरी पार्ट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यानी कि पार्ट्स अभी डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन उनका अभी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन पहले छोटे ऑर्गन्स थे उनका थोड़ा सा भी साइज बढ़ जाएगा, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो ज्यादा स्पेस लेने लगेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। बोन्स आर फुली डेवलप्ड, सेवेंथ मंथ में क्या होगा, बोन्स फुली डेवलप्ड हो जाएंगे। पीरियड इन विच फीटस इज एक्सपेल्ड इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अभी कोई कोई केसेस हम देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी होता है, कि मतलब 9 months कंप्लीट होने से पहले ही बेबी का डिलीवरी कर देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ
डिफॉर्मिटी होती है, डिसीज होती है, मदर को कोई प्रॉब्लम होता है या फीटस को कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर 7th मंथ में डिलीवरी होती है बेबी की तो वो सर्वाइव कर पाता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसके पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो देयर आर हाई चांसेस कि जो फीटस है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो 7th मंथ के बाद अगर डिलीवरी हो रही है तो फीटस जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ओके। लेंथ कितनी होगी 11 इंचेस एंड वेट होगा 3 to 3.5 पाउंड्स। ये है डायग्राम, देखो ऐसा दिख रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इट इज क्लियरली विजिबल कि इसमें ज्यादा ग्रोथ हो गई अभी। नेक्स्ट कितने हो गए, 7 मंथ्स हो गए, अभी 8th मंथ। 8th मंथ में क्या होगा, नो एनी न्यू डेवलपमेंट, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फीटस इज ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ आउटसाइड द वूम। कोई भी नई चीज अभी डेवलप नहीं हो रही है, जो चीजें है वही जो है अपने आप को और ज्यादा डेवलप करेंगे सारे के सारे पार्ट्स, और फीटस जो है वो ग्रो करेगा और खुद को प्रिपेयर करेगा फॉर लाइफ आउटसाइड द वूम, ठीक है। लेंथ कितना होगा 13 इंचेस एंड वेट होगा 5 to 6 पाउंड, देखो ऐसे दिख रहा है। नेक्स्ट है लास्ट मंथ जो कि है 9th मंथ। फीटस इज प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ, अभी फीटस किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, बर्थ के लिए, ठीक है। इट इज फेसिंग हेड डाउन इन प्रिपरेशन फॉर बर्थ। अभी देखो मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा 8th मंथ एंड 9th मंथ के बीच में। 8th मंथ में देखो हेड उसका ऊपर की साइड होगा, अपर साइड। 9th मंथ में हेड उसका नीचे के साइड हो जाएगा, ताकि जो उसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू जो बेबी होगा वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ सके, इसलिए उसका हेड जो है वो नीचे के साइड हो जाता है, ठीक है। किसमें, 9th मंथ में। फेसिंग हेड डाउन इन प्रिपरेशन फॉर बर्थ, और ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लास्ट मंथ में लेंथ कितनी होगी 19 to 21 इंचेस एंड वेट होगा 7 to 8 पाउंड्स। तो ये था मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर फीटस। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये बेसिक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। देखो जैसे एनाटॉमी ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूट्रस। ये है सर्विक्स, यहाँ पे बाहर होगा वजाइनल ओपनिंग जहां से बेबी का बर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा फीटस, राइट। उसके बाद ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कॉर्ड होती है, जो कनेक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये है बेसिक एनाटॉमी ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है समझना, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं फीटल सर्कुलेशन, ओके। तो सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। अभी एक मुझे बात बताओ कि अलग से क्यों पढ़ रहे हैं हम फीटल सर्कुलेशन, जैसे हमारा सर्कुलेशन होता है वैसे ही फीटस में नहीं होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर सारे के सारे आर्टरीज, वेन्स, लंग्स, हार्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो सारी की सारी डेवलप्ड होती है, ठीक है, अच्छे से वर्किंग होती है। लेकिन फीटस के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें डेवलपिंग स्टेज में होती है, एक एक करके चीजें बनती है। तो जब तक ये चीजें बन रही है तब तक कोई ना कोई तो मतलब स्टेबल सोर्स होना चाहिए ना, जिससे सर्कुलेशन हो प्रॉपर, क्योंकि सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे फीटस को, उसका वेस्ट जो है फीटस का नहीं रिमूव हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना। तो देयर शुड बी अ सिस्टम जो कि कांस्टेंट है, जब तक सारे पार्ट्स डेवलप नहीं होते हैं तब तक के लिए। तो इसीलिए जो ये सर्कुलेशन होता है फीटस के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, फीटल सर्कुलेशन बोलेंगे। अभी फीटल सर्कुलेशन के अंदर एक सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी याद कर लो, ठीक है। हमारे सर्कुलेशन में और फीटस के सर्कुलेशन में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, आर्टरीज होती है एंड वेन्स होती है, ये तो आपको बेसिक चीज पता होगी। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी के पार्ट्स की तरफ, ठीक है। और वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पार्ट से हार्ट की तरफ वापस लेके आती है, राइट। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन फीटस के अंदर जो है इसको रिवर्स करना है आपको, इसका उल्टा हो जाता है। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये मेजर डिफरेंस है किसके अंदर, हमारे सर्कुलेशन के अंदर और फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो इसको याद करना, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है हमारे सर्कुलेशन में और फीटल सर्कुलेशन में। तो अभी हम फीटल सर्कुलेशन देखते हैं, ठीक है। Fetal circulation is a circulatory system of a fetus. Fetal circulation is different from adult circulation because lungs, kidney, GI tract of the fetus is not functioning. It is not functioning. वो developing stage में होता है, okay. Fetus derives oxygenated blood and nutrients from the placenta
एंड एलिमिनेट CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स अगेन इनटू द प्लेसेंटा। यानी कि फीटस का एकमात्र जो सोर्स होता है न्यूट्रिशन को लेने का और अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने का, वो क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्लेसेंटा में ही वेस्ट जाता है। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, अभी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमारी होती है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है फीटल सर्कुलेशन का। इस पे आई थिंक हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आई थिंक इस डायग्राम के थ्रू समझना थोड़ा सा सिंपल होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी ध्यान दो इधर, ठीक है? जितना अभी फोकस करना पड़ेगा, इधर उधर भटके तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फोकस करो, फोकस। तो सबसे पहले स्टार्ट चीजें कहाँ से होगी? प्लेसेंटा से होगी। ठीक है, प्लेसेंटा से कि क्या जॉइंट होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और मैंने क्या बताया? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा? 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होगी और 1 अम्बिलिकल वेन होगी। ठीक है, अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अम्बिलिकल वेन सबसे पहले यहां से निकली अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी लिवर के अंदर। ठीक है, और लिवर के अंदर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। ठीक है, एक स्मॉलर ब्रांच और एक लार्जर ब्रांच। ठीक है, तो जो स्मॉलर ब्रांच होगी अम्बिलिकल वेन की, वो कहाँ पे जाके जुड़ जाएगी? लिवर के पोर्टल वेन में जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, विच इज नन ऑफ आवर बिजनेस। पोर्टल वेन में चली जाएगी। ठीक है, स्मॉलर ब्रांच है, थोड़ा बहुत कुछ ब्लड जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अम्बिलिकल वेन की एक लार्जर ब्रांच बनती है, जो कहाँ पे जाएगी? इंफीरियर वेना कावा से ज्वाइन होगी थ्रू डक्टस वेनोसिस। तो जो लार्जर ब्रांच बन रही है अम्बिलिकल वेन की, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टस वेनोसिस बोलते हैं। जो किससे ज्वाइन होगी? इंफीरियर वेना कावा से। ठीक है, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा आई। इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? जो हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। लोअर पार्ट से जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। एंड अपर बॉडी पार्ट से जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो जो डक्टस वेनोसिस है वो इंफीरियर वेना कावा से जुड़ेगा। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पे लेके जाएगा? राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ पे लेके जाएगा? राइट एट्रियम में। अभी राइट एट्रियम से जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि 95 to 96% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा थ्रू फोरामेन ओवेल। बीच में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? आर्क ऑफ एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल। इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? आर्क ऑफ एओर्टा में चला गया। ओके, अभी पूरा ब्लड, मैंने ऐसा बोला था कि पूरा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया? नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। ओके, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी किसकी तरफ जाती है? लंग की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन फीटस के अंदर जो लंग्स होते हैं वो तो फंक्शनिंग नहीं होते हैं, वो तो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ये वाला ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल से आया है वो कहाँ पे जाएगा? वो भी आर्क ऑफ एओर्टा में जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? इस कनेक्शन के थ्रू जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस। समझ में आई क्या बात? इधर से पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है, लेकिन लंग्स में नहीं जा सकता, तो इधर से ये इधर चला गया, किसमें? आर्क ऑफ एओर्टा में। और किसके थ्रू गया? इस कनेक्शन को, इसको हम क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टेरियोसिस बोलेंगे। ओके, और वहां से आर्क ऑफ एओर्टा में चला गया, वहां से डिसेंडिंग एओर्टा में चला गया, वहां से अम्बिलिकल आर्टरीज में चला जाएगा। अब ये ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें से जो भी ऑक्सीजन आया वो कहाँ पे चला जाएगा? ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी है फीटस का, वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू वापस कहाँ चला जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी होती है? 2 होती है। और अम्बिलिकल वेन कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आया क्या? आई नो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अभी डायग्राम से मैंने समझा दिया, अभी मैं एक बार फ्लो चार्ट से भी समझाती हूँ। ठीक है, तो ये है फ्लो चार्ट फीटल सर्कुलेशन का। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लेसेंटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन निकली, कहाँ पे? उसकी 2 ब्रांचेस बनी, एक स्मॉलर ब्रांच जो कि लिवर में पोर्टल वेन में चली गई, उसके बाद एक लार्जर ब्रांच जो कि क्या होगी? डक्टस वेनोसिस। ठीक है, डक्टस वेनोसिस कहाँ ज्वाइन होती है? इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम। अभी राइट एट्रियम से मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में थ्रू फोरामेन ओवल, वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से चला जाएगा एओर्टा में, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से कहा जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, वहां से लंग्स में जाएगा, और पल्मोनरी वेज के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा, पल्मोनरी ट्रंक्स के थ्रू डक्टस आर्टेरियोसिस, क्योंकि लंग्स में फंक्शनिंग नहीं होता, अभी जितना भी थोड़ा बहुत जो भी लंग्स में गया है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये पॉइंट नहीं बताया शायद। लंग्स में थोड़ा बहुत जितना भी ब्लड गया है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। पल्मोनरी ट्रंक से फिर मोस्ट ऑफ द जो ब्लड है वो डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू कहाँ आ जाता है, एओर्टा में वापस आ जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, बॉडी पार्ट्स को जो है ब्लड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरी क्या होगी, डीऑक्सीडेटेड ब्लड और वेस्ट मटेरियल लेके वापस कहाँ आ जाएगी, प्लेसेंटा में आ जाएगी। सिंपल। एक चीज रह गई थी, देखो लाइट लेफ्ट वेंट्रिकल से नहीं, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा ब्लड, ठीक है। थोड़ा अभी देखो जहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया लेकिन थोड़ा बहुत राइट वेंट्रिकल में गया, वैसे ही यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से थोड़ा बहुत ब्लड जो है लंग्स में भी चला जाएगा, लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, आर्क ऑफ एओर्टा में चला जाएगा। अभी हम इसका थियोरी पढ़ते हैं। ओके, फ्लो चार्ट है ये। फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फीटल सर्कुलेशन का क्वेश्चन आता है तो ये फ्लो चार्ट बना के आना। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है। ओके, अब हम इसका थियरी पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा, दो अम्बिलिकल आर्टरीज होगी जो कि क्या कैरी करेगी, रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एंड फीकल मैटर CO2 टू द प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद एक अम्बिलिकल वेन हुई जो क्या करेगी, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, फीटस की तरफ लेके आएगी न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को, ठीक है। ये क्या है, अम्बिलिकल वेन। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट शंट्स प्रेजेंट होते हैं। शंट्स या फिर शंट्स का मतलब हम समझ सकते हैं ऑल्टरनेटिव रास्ता, एक मेन हमारा रास्ता होता है, एक होता है हमारा ऑल्टरनेट पाथ, प्लान बी जो होता है ना, प्लान बी होता है हमारा शंट, ठीक है। तो तीन शंट प्रेजेंट होते हैं, डक्टस वेनोसिस, फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर आपको डायग्राम के अंदर याद होगा तो फोरामेन ओवेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ठीक है। डक्टस वेनोसिस कहाँ प्रेजेंट होगा, लिवर से सॉरी अम्बिलिकल वेन जो है उसकी दो ब्रांचेस बनती है, स्मॉलर वाली पोर्टल वेन में जाएगी और लार्जर वाली क्या होगी, डक्टस वेनोसिस होगी, जो किससे ज्वाइन होगी, इंफीरियर वेना कावा से ज्वाइन होगी, ठीक है। और थर्ड क्या है, डक्टस आर्टेरियोसिस, पल्मोनरी ट्रंक या फिर पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड गया है वो वापस एओर्टा में मिक्स होता है, ज्वाइन होता है, वापस चला जाता है उधर, किसके थ्रू, डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू। तो ये तीन शंट्स या फिर अल्टरनेटिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो तीन शंट्स कौन से हैं, पहला है डक्टस वेनोसिस, कनेक्ट्स द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना कावा, फोरामेन ओवल, एनाटॉमिकल ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसिस, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द असेंडिंग एओर्टा। अभी नेक्स्ट क्या है, एओर्टा कैरीज द मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड इन फीटस, ठीक है। मोस्ट impure blood is carried by superior vena cava and lower half of inferior vena cava। इम्प्योर ब्लड यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, ठीक है। मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय असेंडिंग एओर्टा एंड आर्क ऑफ एओर्टा। ऑब्वियसली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर आ जाता है, आर्क ऑफ एओर्टा या फिर असेंडिंग एओर्टा के अंदर, जिससे कहां पे चला जाता है ब्लड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड हो जाता है उसके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इन जनरल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन में कितना ब्लड जो है वो मूव करता है, उसका मूवमेंट होता है, वो कितना होता है 500 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, ओके। और नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट, हमारे से कितना ज्यादा है। देखो जो मेनली जो फीटस या फिर बेबीज होते हैं उनका हार्ट रेट हमारे हार्ट रेट से ज्यादा होता है, ओके। एओर्टा कैरीज ब्लड फ्रॉम बोथ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डक्टस आर्टेरियोसिस, ये तो डायग्राम में देखा था हमने। डक्टस आर्टेरियोसिस से भी ब्लड कहाँ पे आया था, एओर्टा में आया था। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहां से, क्या समझे, किधर से, देखो यहाँ पे राइट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से सीधा चला गया आर्क ऑफ एओर्टा में, यानी कि आर्क ऑफ एओर्टा में
पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया, ठीक है। उसके बाद राइट एट्रियम में तो जो थोड़ा बहुत ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में चला गया था वो किस में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, राइट। उसमें से थोड़ा बहुत लंग में जाता है, वहां से वापस आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। और जो मोस्ट ऑफ द ब्लड है वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकला पल्मोनरी ट्रंक में, वहां से आर्क ऑफ एओर्टा में चला जाता है, किसके थ्रू, डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू। यानी कि आर्क ऑफ एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड आ रहा है और डक्टस आर्टेरियोसिस से भी ब्लड आ रहा है, यही वहां पे लिखा हुआ था। हो गया फीटल सर्कुलेशन। अभी सर्कुलेशन होता कैसे है, जो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अभी उसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पहले क्या है, द हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग फ्रॉम 21st डे ऑफ कंसेप्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद 21st डे पे क्या होता है, हार्ट फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ओके। Oxygenated blood leaves the placenta through the umbilical vein. Umbilical vein passes to liver and divides into two unequal sized branches. Smaller branch joins the portal vein, and larger branch called ductus venosus directly empties the blood into the inferior vena cava. ठीक है। उसके बाद नाउ inferior vena cava contains mixed type of blood which is emptied into the right atrium, क्योंकि वैसे तो inferior vena cava क्या कैरी करती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है। अम्बिलिकल वेन ने उसको क्या दे दिया, ऑक्सीडेटेड ब्लड दे दिया, यानी कि अभी उसके अंदर ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड दोनों की क्या है, मिक्स है, मिक्स टाइप ऑफ ब्लड हो गया है किसके अंदर, इंफीरियर वेना कावा के अंदर, जिसको वो कहाँ एम्प्टी करता है, राइट एट्रियम के अंदर। मेजोरिटी ऑफ ब्लड कमिंग टू राइट एट्रियम फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा इज डायरेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम। मेजोरिटी ऑफ ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, फोरामेन ओवल के थ्रू। Right atrium also receives deoxygenated blood from the superior vena cava which passes to the right ventricle through the tricuspid wall. थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो किसके थ्रू आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा के भी थ्रू आ रहा है, ठीक है, जो ऊपर की साइड होता है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, जो कहाँ पे एंटर होता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। The blood from right ventricle goes to the pulmonary artery, majority of which goes directly to the aorta through the ductus arteriosus. Majority of the blood कहाँ पे चला जाता है, aorta में, through ductus arteriosus. Small amount of blood in the pulmonary artery goes to the lungs, from the lungs through pulmonary vein to the left atrium. थोड़ा बहुत ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स में से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। Left atrium receives the blood from right atrium and pulmonary veins and pumps it to the left ventricle. Left atrium से blood कहाँ जाएगा, left ventricle में जाएगा। Blood is pumped from the left ventricle to the aorta and then is distributed to the whole body by arc of aorta. Left ventricle में blood आया, उसके बाद जो है वो कहाँ चला जाता है, aorta में चला जाता है, और वहां से फिर systemic circulation में चला जाता है, यानी कि जो blood है distribute हो जाता है to the all the parts of the body through arc of aorta. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज आएगी। अम्बिलिकल आर्टरी से फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड और वेस्ट वगैरह वापस कहाँ पे चला जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा में चला जाएगा। अभी क्लोजर मतलब क्या है, क्लोजर मतलब अभी देखो फीटस में हमारा फीटल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, लेकिन फीटस बॉर्न हो जाने के बाद इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज में चेंज होते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है क्लोजर के अंदर, ठीक है। जैसे अम्बिलिकल आर्टरीज होती है वो क्या करती है, श्रिंक टू फॉर्म मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, क्या करते हैं, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अम्बिलिकल वेन होगी जो श्रिंक करेगी टू फॉर्म लिगामेंटम टेरिस व्हिच इज द राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। डक्टस वेनोसस क्या करेगा, क्लोजेस एंड फॉर्म लिगामेंटम वेनोसम। Ductus arteriosus closes and form the ductus arteriosum. Foramen ovale closes and form the fossa ovalis. तो ये क्या है, ये इनकी क्लोजिंग स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होगी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या फिर पेटेंट फोरामेन ओवल। पेटेंट यानी कि उनका रह जाना, जैसे इसमें क्या हुआ, डक्टस आर्टेरियोसिस डक्टस आर्टेरियोसम में चेंज हो गया, फोरामेन ओवल फोसा ओवेलिस में चेंज हो गया। लेकिन अगर ये चेंज नहीं होता है, ये वैसे के वैसे ही रहता है, डक्टस आर्टेरियोसिस वैसे ही रह रहा है, फोरामेन ओवल वैसे ही रह रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या फिर पेटेंट फोरामेन ओवल, ओके। तो मैंने हैंड रिटन डायग्राम आपको दिखाया फीटल सर्कुलेशन का, फ्लो चार्ट दिखाया, अब ये है उसका डिजिटल डायग्राम, कुछ ऐसे दिखता है, ओके। इसमें नहीं समझा रही अब मैं, बस समझ गए होंगे तुम लोग, नहीं समझे तो वापस से देखो, ओके। वापस से पूरा वीडियो देखो अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन समझो फीटल सर्कुलेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको फीटल सर्कुलेशन डिफिकल्ट लगा है तो ये उसका भी बाप है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो भाई पढ़ना तो पड़ेगा,
क्योंकि टाइम कम बचा आपके पास और आपके पास बहुत सारा सिलेबस है एनाटॉमी का। अभी देखो इतना लेक्चर आप कर रहे हो, इससे आपके 5 मार्क कंफर्म हो रहे हैं बस, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क। तो अभी तो पास होने के लिए आपको बहुत लंबी दौड़ लगानी है। इसीलिए बोल रही हूँ अभी से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो, ठीक है। हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आज जितना पढ़ा कल उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ो, परसों उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ो। ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में चल के एग्जाम के टाइम में फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाओगे, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कुछ याद नहीं आ रहा, ये नहीं वो नहीं, क्या लिखूंगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। आई नो होगा ऐसे, अगर अभी से चीजों को सीरियसली नहीं लोगे तो। जितना हो सकता है उतना चीजों को सीरियसली लो। मेरे साइड से मुझसे जितना हो रहा है मैं 200% दे रही हूँ खुद का। लेक्चर्स, उसके बाद पेपर्स बनाना, आप लोगों के डाउट सॉल्व करना। मेरा भी, मैं खुद का भी पढ़ती हूँ। इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से 1% भी एफर्ट कम पड़े आप लोगों के लिए। तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको आपको भी खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार। अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करो। दिस इज द लास्ट चांस, क्योंकि अगर फेल हो गए, बैक लग गई, फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अभी जितना होता है उतना एफर्ट्स लगाओ खुद की साइड से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अभी भी स्टार्ट करते हो, इजीली पॉसिबल है, लेकिन आपको 200% देना पड़ेगा। एंड आई एम हियर फॉर यू। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, डाउट हो रहा है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन contact me directly. I will be there for you. You can always trust me as a teacher and as a friend. आप अपनी problems भी share कर सकते हो मेरे साथ, and I will make sure कि मैं जितना हो सकता है उतना आपकी problems को solve करूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ओके। अभी इसमें ध्यान दो, ठीक है। अभी इस टॉपिक के तो जितने मेरे से हो सकते उतने मैंने सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए स्टार्ट टू एंड तक, ताकि अगर आप इसको रीड भी करते हो तभी भी आपको प्लेसेंटा फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखेंगे प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन वेयर न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द फीटस एंड द मदर ऑकर्स। मदर एंड फीटस के बीच में जितना भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट, CO2, जितना भी कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। अभी प्लेसेंटा जो होता है उसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैटरनल पार्ट और एक होता है फीटल पार्ट। तो अभी अभी इसको कैसे, जैसे ये अगर आपका प्लेसेंटा है तो एक साइड में फीटल पार्ट होगा, इस साइड में, और उस साइड में होगा आपका मैटरनल पार्ट, ठीक है। तो फीटल पार्ट जो होता है उसके अंदर से क्या निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है एंड शाइनी होता है। उसमें से क्या निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है। और जो इधर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, मैटरनल पार्ट होता है। वहां पे क्या होती है, सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो अटैच होती है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है वो यूट्राइन मेम्ब्रेन जो होता है यूट्रस का, उससे अटैच होता है। तो ये पूरा की पूरा ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। तो जो मैटरनल पार्ट होता है वो कैसा होगा, रेड कलर का होगा। और जो फीटल पार्ट होगा वो कैसा होगा, शाइनी एंड ग्रे कलर का होगा। और उसमें से क्या निकलेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगा। ओके, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इसका एक मैटरनल पार्ट होता है, देखो ये क्या है, रेड कलर का है, ठीक है। और ये है फीटल पार्ट, ये जिसमें से क्या निकल रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रही है वो यही है, ठीक है। बस वो ऐसे रखा हुआ है उसको, तो इसीलिए वो दिख रहा है, वो इसमें से निकला हुआ नहीं है, ठीक है। वो इस साइड से निकला हुआ है, क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अभी जो मैटरनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो मैटरनल पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, जो यूट्रस होता है उसकी मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। और जो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्राइन वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, राइट। और डेसिडुआ के 3 लेयर्स होते हैं। बाहर, सबसे बाहर वाली होगी डेसिडुआ पेराइटलिस, उसके अंदर होगी डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और उसके अंदर होगी डेसिडुआ बेसिलिस। तो ये जो प्लेसेंटा होता है वो किससे अटैच होता है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है यूट्रस की, जो कि क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस, उससे अटैच होगा। इसीलिए प्लेसेंटा का जो मेटरनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस। और जो फीटल पार्ट होता है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, उसको हम क्यों बोलते हैं, इसका रीजन हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। स्पर्म एन, ओवम एन यानी कि हैप्लॉइड, उससे क्या बनेगा हमारा डिप्लॉइड यानी कि 2n जाइगोट बनेगा, ठीक है। जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो जाइगोट बना है उसके अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज क्या है, एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जिसके अंदर क्या होगा, जो सेल का साइज रहता है
वो सेम ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो चेंज होते जाते हैं, वो डिवाइड होते जाते हैं। मतलब सेल उतना ही है, लेकिन उसके अंदर पहले 2 सेल्स थे, फिर 4 सेल्स बने, फिर 8 सेल्स बने, ऐसे होता है। यानी कि सेल साइज जो होगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन ओनली सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूअसली ऑकर होता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। तो जाइगोट में सबसे पहले क्या होगा? 2 सेल स्टेज, जो कि ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद होगा 4 सेल स्टेज, जो कि ऐसे दिखता है। उसके बाद होगा 8 सेल स्टेज, जो कि ऐसे दिखता है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा 16 सेल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूला बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्पैक्शन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो हो गया, 8 सेल स्टेज से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और क्या बन जाता है? 16 सेल्स कॉम्पैक्ट मॉड्यूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें हैं, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद होगा हमारा लेट ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। पहला है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। देखो मॉड्यूला क्या था? 16 सेल स्टेज था, ठीक है। उसके बाद है हमारा अर्ली ब्लास्टोसिस, जो क्या होगा? 32 सेल स्टेज होगा। 16 सेल्स, 32 सेल्स। उसके बाद होगा लेट ब्लास्टोसिस, जिसमें होंगे 64 to 128 सेल्स। 64 to 128 सेल्स, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगी? कैविटी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है, ये तो कॉम्पैक्शन ऑफ एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो, पहले अर्ली ब्लास्टोसिस ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो सेल्स होती है वो सारी एक साइड होगी। देखो एक बाहर की लेयर बन जाती है सेल्स की, और एक अंदर सेल्स से जमा हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी पूरा स्पेस बचा है, इसके अंदर ये कैविटी हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। तो ये है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट और ये है लेट ब्लास्टोसिस्ट, ओके। लेट ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कैविटी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया? हमारा लेट ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है। अभी क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसका हैचिंग होता है। मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो वैसे है तो मतलब हमारा ओवम ही है ना, उसके अंदर बस स्पर्म एंटर हो गया, ठीक है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी लेयर कौन सी होती है? बाहर वाली जोना पेल्यूसिटा होती है, ठीक है। तो जोना पेल्यूसिटा लेयर के अंदर से जो एम्ब्रियो है हमारा वो बाहर निकल जाता है। जैसे अंडा फूटता है उसको क्या बोलते हैं? हैचिंग ऑफ एग। वैसे ही हैचिंग हो जाती है जोना पेल्यूसिटा की, जिसके अंदर से एम्ब्रियो निकलता है, ठीक है। एम्ब्रियो एस्केप्स फ्रॉम द जोना पेल्यूसिटा, इसको हम क्या बोलेंगे? हैचिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और ये क्या है? हैच्ड ब्लास्टोसिस्ट है। देखो बाहर की साइड ऐसे ऐसी 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 सेल्स है, और अंदर की साइड एक सेल का मास बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा हैच्ड ब्लास्टोसिस्ट, ओके। देखो कितने प्यारे नोट्स बनाए मैंने, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अभी ब्लास्टोसिस्ट जो का मैंने बताया, देखो बाहर की साइड ऐसे ऐसे पहले सेल्स की लेयर बनी हुई है, और अंदर की साइड कुछ सेल जमा होता है, ठीक है। तो जो आउटर सेल लेयर होती है, जो ये वाली है, आउटर सेल वाली जो लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इनर अंदर में जो सेल जमा होता है ऐसे, देखो बाहर एक लेयर है इस टाइप में, इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की साइड जो ये सेल्स जमा है इसको हम क्या बोलेंगे? इनर सेल मास बोलेंगे। तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है जो अलग अलग चीजें फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो किसके अंदर हेल्प करती है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। बाहर की जो लेयर है वो क्या बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है। इसीलिए इसीलिए जो प्लेसेंटा का फीटल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ही वो लेयर है जो क्या बनाती है? प्लेसेंटा। और जो इनर सेल लेयर है उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, जो आगे चल के हमारा क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा आगे चल के, फिर एम्ब्रियो से बाद में फीटस बनेगा। किससे बनेगा? इनर सेल मास से बनेगा, ठीक है। अभी जो ट्रोफोब्लास्ट है, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। मैं पहले डायग्राम से समझाऊं क्या? आई थिंक पेज होगा यहाँ पे, नहीं है क्या? ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर, बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर, उसके अंदर ये पहले सिंगल लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद ये डबल लेयर में चेंज हो जाती है। कैसे? जो ऊपर की साइड कुछ सेल्स रहते हैं किसके? डेसिडुआ बेसिलिस के पास। डेसिडुआ बेसिलिस यानी कि जो यूट्राइन वॉल है हमारा, ये सपोज यूट्राइन वॉल है, इसके पास वाले यानी कि इधर वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना सेल मेम्ब्रेन लूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी सेल्स थी सपोज, ठीक है, इन्होंने अपना सेल मेम्ब्रेन लूज कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? एक ही ऐसे मेम्ब्रेन बचेगी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, राइट। तो वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें
बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इस तरीके से साइटोप्लाज्म होगा और एक ही मेम्ब्रेन होगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट या फिर सिंकाइटियम बोलते हैं। और कुछ सेल्स जो होती है, जो नीचे के साइड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उनका सेल मेम्ब्रेन वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है, जैसे कि ये सेल्स है और ये बीच में इनकी न्यूक्लियस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। पहले ट्रोफोब्लास्ट सिंगल लेयर में थी, उसके बाद उसकी दो लेयर्स बन गई। ऊपर के साइड में जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को लूज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस मास बन जाता है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट या फिर सिंकाइटियम, ठीक है। और जो नीचे के साइड वाले सेल्स होते हैं वो अपने सेल मेम्ब्रेन को लूज नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पे इंटैक्ट रहेगा उनका सेल मेम्ब्रेन एंड बहुत सारे सेल्स जो है क्लियरली दिखाई देंगे। तो उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अभी आगे चलते हैं। अभी ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, जो ऊपर वाली लेयर है, क्या होता है? इसके अंदर कुछ गैप्स बनने चालू हो जाते हैं। क्या बनने चालू हो जाता है? कुछ गैप्स, जैसे ये ऐसे कुछ गैप्स बनने चालू हो जाते हैं। इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लैक्यूने। क्या बोलते हैं? लैक्यूने। अभी एक बात समझो, ये एक चीज, ये वाला एक स्ट्रक्चर मैंने जैसे लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या बना? ऐसे है, फिर उसके बाद ये लैक्यूने बन गया, और उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये लैक्यूने बन गया, उसके बाद ये फिर से ऐसे हो गया, फिर ऐसे स्ट्रक्चर वापस से लैक्यूने बन गया, फिर ये वापस ऐसे है। तो ये जो हमारे गैप्स बने इसको हमने क्या बोला है? लैक्यूने बोला है, राइट। लेकिन अभी ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है, ये दो लैक्यूने के बीच में आ गया। ये पार्ट है क्या वैसे? ये पार्ट वैसे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट या फिर सिंकाइटियम ही है, क्योंकि देखो गैप, गैप जो है इसके अंदर ही आ रही है, इस लेयर के अंदर। ये कौन सी लेयर है? हमारी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, तो ये है तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ही, लेकिन अब ये दो लैक्यूने के बीच में आ गया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया ट्रैबिक्यूले। क्या नाम दे दिया? ट्रैबिक्यूले। जो गैप्स बन रही है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में उसको हमने बोला लैक्यूने, और लैक्यूने के बीच का जो पोर्शन है उसको हमने क्या बोल दिया? ट्रैबिक्यूले बोल दिया, ठीक है। अभी क्या होता है, ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट है, जो ट्रैबिक्यूले है, ये क्या होते हैं? ये ऊपर की साइड ग्रो करना चालू चालू कर देते हैं, किसकी तरफ? जो हमारा एंडोमेट्रियम है या फिर जो हमारी यूट्राइन वॉल है उसकी तरफ। और ये क्या करता है? यूट्राइन वॉल को परफोरेट कर देते हैं। जैसे ये पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ अगर ग्रो हो गया इस तरीके से, ठीक है, और इसने इस वॉल को परफोरेट कर दिया, इसकी वजह से ब्लड जो है, इसमें से ब्लड निकलता है और कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? लैक्यूने के अंदर। एक गैप बना हुआ है लैक्यूने, ठीक है, ऊपर की साइड हमने एक होल हो गया सपोज, किसी वजह से, ट्रैबिक्यूले की वजह से जो ब्लड निकला उसमें से वो कहाँ पे कलेक्ट हो गया? वो कलेक्ट हो गया लैक्यूने के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है, जो नीचे के साइड हमारी लेयर है उसका क्या नाम है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके सेल्स क्या करते हैं? इन ट्रैबिक्यूले के अंदर ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना? बाहर जो है हमारा क्या है? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि ग्रो करके परफोरेट कर दिया किसको? यूट्राइन लाइनिंग को, ठीक है। अभी नीचे जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे वो इसके अंदर ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो अभी इस स्ट्रक्चर में बाहर की साइड क्या है? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, अंदर क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी विलाय। क्या बोलेंगे? प्राइमरी विलाय या फिर प्राइमरी विलस, ओके। इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाहर एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। तो प्राइमरी विलाय बनने के बाद जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के सेल्स है वो इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं। बाहर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर सेल्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फिर बोलेंगे सेकेंडरी विलाय। पहले पैसिव सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी विलाय बोला। फिर उसके अंदर जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के सेल्स एंटर कर गए उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी विलाय, ठीक है। और इसके बाद जो एम्ब्रियो है उसके जो ब्लड वेसल्स है वो जब इसके अंदर एंटर कर जाएंगे तब हम इसको बोलेंगे टर्शरी विलाय या फिर फुल्ली डेवलप्ड विलाय। समझ में आई बात? पहले तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग से शुरू करूंगा।
ट्रोफोब्लास्ट पहले सिंगल लेयर में था, उसकी दो लेयर बनी, सुपरफिशियल वाली और एक डीप वाली यानी कि नीचे वाली। सुपरफिशियल लेयर में क्या होगा, जो सेल्स होंगे उनके सेल मेम्ब्रेन जो है लूज हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन को वो लोग लूज कर देंगे, ठीक है, सारी सेल्स। तो क्या बनेगा, एक कंटिन्यूअस मास बनेगा साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। उसको हमने क्या बोला, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट या फिर सिंकाइटियम। ध्यान दो, उसको हमने क्या बोला, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट या फिर सिंकाइटियम। और नीचे के साइड जो सेल्स है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो उस लेयर को हमने क्या बोला, साइटोट्रोफोब्लास्ट बोला, ठीक है। तो सिंगल लेयर में पहले था ट्रोफोब्लास्ट, उसकी दो लेयर्स बन गई, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली लेयर है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर कुछ गैप्स बनने चालू हो जाते हैं, उसको हमने क्या बोला, लैक्यूने बोला। और लैक्यूने के बीच में जो स्पेस होता है उसको हमने नाम दे दिया ट्रैबिक्यूले, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये जो ट्रैबिक्यूले है ये ऊपर की साइड ग्रो करना चालू कर देते हैं, किसकी तरफ, जो हमारी लाइनिंग होती है यूट्रस की उसकी तरफ, ओके। और ये क्या करते हैं, उस लाइनिंग को परफोरेट कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ब्लड निकलता है, ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होता है, लैक्यूने के अंदर कलेक्ट होता है, राइट। लैक्यूने में ब्लड कलेक्ट हो गया। अभी ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ग्रो किया ऊपर की तरफ, उसके अंदर जो नीचे वाली लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके सेल्स ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो बाहर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी विलाई या फिर प्राइमरी विलस, ओके। इसके बाद जो एम्ब्रियो होता है उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जब उसके सेल्स साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सबसे बाहर क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी विलस, ठीक है, या फिर सेकेंडरी विलाय। उसके बाद जो एम्ब्रियो है या फिर जो फीटस है उसके ब्लड वेसल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो बाहर क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, फिर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और फिर होगी ब्लड वेसल्स। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टर्शरी विलाय या फिर फुल्ली डेवलप्ड विलाय, ओके। तो अभी क्या होता है, ये फुल्ली डेवलप्ड विलाय बन गया हमारा। अभी क्या होता है, जो बीच में साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है वो और ज्यादा ग्रो करना चालू कर देती है, ठीक है। वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के भी बाहर निकल जाती है और बहुत रैपिडली ग्रो करती है और ऐसे शेल्स फॉर्म करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर एक शेल बना, बाजू वाले सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर एक शेल बना, बाजू वाले सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर एक सेल बना। तो ऐसे करके शेल्स बन बन के ये रैपिडली ग्रो करते हैं और एक पूरा की पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट शेल। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट शेल ही आगे चल के डेवलप होके क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। समझ में आया? आई होप आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जीरो से, ठीक है। तो अभी हम इसको रीड करते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां तक हमने रीड किया था। देखो, आउटर लेयर होती है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, उसके बाद इनर लेयर होती है इसको इनर सेल मास बोलते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट पहले सिंगल लेयर में होता है, उसके बाद ये डबल लेयर हो जाता है। सुपरफिशियल सेल्स नियर द डेसिडुआ लूज देयर सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट ऑफ साइटोप्लाज्म विद मेनी न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंकाइटियम या फिर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। जो इनर लेयर होती है ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट रिटेन देयर सेल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ग्रोज एंड डेवलप्स द लैक्यूने, ठीक है। उसके बाद लैक्यूने आर सेपरेटेड बाय पार्ट्स ऑफ सिंकाइटियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैबिक्यूले बोलते हैं। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ग्रोज इनटू द एंडोमेट्रियम या फिर यूट्राइन वॉल जो होती है उसके अंदर एंड ब्लड गेट्स कलेक्टेड इन द लैक्यूने। लैक्यूने के अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है बिगिंस टू ग्रो टुवर्ड्स द ट्रैबिक्यूले, जैसे ये हमारा लैक्यूने है, ये हमारा ट्रैबिक्यूले है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती है वो इसके अंदर ग्रो करना चालू कर देती है ट्रैबिक्यूले के अंदर, ठीक है। अभी ईच ट्रैबिक्यूले के अंदर सेंट्रल पार्ट किसका होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट का, एंड बाहर की साइड क्या है, सिंसिशियम या फिर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी विलाई बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नाउ एंटर्स द प्राइमरी विलाई फॉर्मिंग द सेकेंडरी विलाई, यानी कि सबसे बाहर क्या है, सिंसिशियम या फिर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सबसे अंदर होगा कोर ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स ऑफ एम्ब्रियो एंटर द सेकेंडरी विलाई, ब्लड वेसल्स एंटर होंगी, तब क्या बनेगा, फुल्ली डेवलप्ड विलाई बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी विलाई बोलेंगे। अभी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा स्प्रेड आउट होंगे और ज्यादा ग्रो करेंगे और
सिंसिशो ट्रोफोब्लास्ट के भी बाहर, जैसे बाहर सिंसिशो ट्रोफोब्लास्ट था, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट था, उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसके अंदर ब्लड वेसल्स थी। तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है सिंसिशो ट्रोफोब्लास्ट के भी बाहर निकल जाती है, बहुत रैपिडली ग्रो करती है और ऐसे शेल्स फॉर्म करती है। ठीक है, cells of cytotrophoblast spread out of syncytium and form a layer called the cytotrophoblast shell. क्या बोलते हैं उसको? cytotrophoblast shell. cytotrophoblast shell multiply rapidly and placenta is formed completely. ये shells जो है rapidly multiply करते हैं और placenta का formation करते हैं। ओके, तो ये आपका placenta जो है fully form हो जाएगा। तो ये था process of placenta formation। ओके, B functions of placenta enables transport of oxygen, water, nutrients from maternal to the fetal bed. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड की तरफ। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ CO2 वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फीटस इनटू द मैटरनल ब्लड, प्रिवेंट्स बैक्टीरिया एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम रीचिंग द फीटस। मैटरनल एंटीबॉडीज रीचिंग द फीटस टू द प्लेसेंटा गिव्स द प्लेसेंटा इम्यूनिटी, यानी कि मैटरनल साइड से एंटीबॉडीज जो होती है वो भी एंटर करती है फीटस में थ्रू द प्लेसेंटा, जिससे फीटस को क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है। उसके बाद प्लेसेंटा रिलीजेस हार्मोन्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा हार्मोन्स को भी रिलीज करता है जिससे क्या होती है? प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। तो ये क्या है? फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो ये आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अभी लास्ट टॉपिक है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। तो ये तो आपको पता है प्लेसेंटा और फीटस, और प्लेसेंटा और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो कॉर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में इसको हम क्या बोलते हैं? नाभि नाड़ी। क्या बोलते हैं? नाभि नाड़ी। और प्लेसेंटा को हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? अपरा। अपरा यानी कि प्लेसेंटा, नाभि नाड़ी यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड। गर्भाशय के भी नोट्स रेडी है, देखो ये इंग्लिश वाले नोट्स है। ओके, गर्भाशय के जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड एंड शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स बनाया मैंने। आई होप आपको अच्छे लगेंगे नोट्स। अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। ओके, umbilical cord is a tubular cord like structure connecting the body of the fetus with the placenta. One end is attached to the anterior abdominal wall and other to the body of the fetus. एक जो हमारी मदर होती है उसके वूम से अटैच होता है एब्डोमिनल वॉल की तरफ, अदर एंड जो होता है वो किससे अटैच होता है? फीटस से अटैच होता है। लेंथ कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। याद रखना, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी जो क्या कैरी करेगी? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करेगी। एक अम्बिलिकल वेन जो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डिफरेंस है किसके अंदर? हमारे अंदर और फीटस के अंदर। ठीक है, और वॉटन्स जेली। अभी इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसके अंदर ये है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, एक अम्बिलिकल वेन, और देखो ये स्ट्रक्चर है 2 आर्टरीज एक वेन, और यहाँ पे साइड में जो प्रेजेंट होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो इन चीजों को इंटैक्ट रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉटन्स जेली बोलते हैं। ठीक है, The umbilical cord is developed from the connecting stalk. The connecting stalk is formed from the extra embryonic mesoderm. अभी मैंने बोला था एम्ब्रियो के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ही क्या निकलता है? कनेक्टिंग स्टॉक निकलता है, और कनेक्टिंग स्टॉक से ही किसका डेवलपमेंट होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। The connecting stalk is the only connecting link between the embryo and the fetus. एम्ब्रियो एंड फीटस के बीच का जो ओनली एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा के बीच का जो ओनली कनेक्शन होता है वो क्या होता है? कनेक्टिंग स्टॉक होता है। ठीक है, As the embryo grows, the area of attachment of the connecting stalk to it becomes relatively smaller. जैसे जैसे जो एम्ब्रियो ग्रो करता है वैसे वैसे जो एरिया होता है कनेक्टिंग स्टॉक का वो क्या होता है? रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, Blood vessels develop in the embryo and placenta. Arteries and veins which pass through the connecting stalk. Arteries and veins भी किसके थ्रू पास होती है? कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू ही पास होती है। ठीक है, At first 2 arteries and 2 veins are present. सबसे पहले 2 arteries and 2 veins present होती है, but then the right umbilical vein disappears. पहले 2 arteries and 2 veins ही होती है, लेकिन बाद में जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए बाद में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और एक ही अम्बिलिकल वेन जो है हमारी रह जाती है। ठीक है, द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो गेट्स कन्वर्टेड इनटू वॉटन्स जेली। जो एम्ब्रियो है उसका जो मेसोडर्मिक लेयर होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वॉटन्स जेली के अंदर। जो मैंने बताया, देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, 2 आर्टरीज है,
एक वेन है और ये जो साइड में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं वॉटन जेली, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट इज अबाउट हाफ mm लॉन्ग, हाफ मीटर लॉन्ग यानी कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि उसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, एंड शोज टॉर्शन प्रोबेबली ड्यू टू फीटल मूवमेंट, और फीटस की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर क्या होता है, टॉर्शन आ जाता है, फोल्ड्स आ जाते हैं किसके अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये तो स्ट्रक्चर हमने देखा था, जिससे ये क्या है, हमारा यूट्रस है, उसके अंदर ये प्लेसेंटा है, उसके अंदर ये फीटस होगा, और ये बीच में जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे। अभी जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये एक जो है अम्बिलिकल वेन होगी और ये 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होगी। अब यहाँ पे देखो आर्टरीज को ब्लू कलर में दिखाया है और वेन को रेड कलर में दिखाया है। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी को हम रेड दिखाते हैं और वेन को ब्लू दिखाते हैं, लेकिन फीटस के अंदर अपोजिट होता है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए हमने इसको कैसे कौन से कलर में दिखाया, ब्लू कलर में। एंड अम्बिलिकल वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड को, इसलिए हमने इसको कौन से कलर में दिखाया है, रेड कलर में दिखाया है। एंड इनके बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉटन जेली बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन अगर समझा नहीं है तो वीडियो को वापस से देखो, ठीक है। नोट्स को अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी जिन लोगों ने कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया है उन लोगों को मैं बता दूं कि कोर्स के अंदर सारे के सारे 5 सब्जेक्ट्स कवर होंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के, और जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी 1 जनवरी 2026 से, ओके। तो जिन लोगों को एनरोल करना है उसके पहले ही एनरोल कर लो, क्योंकि बाद में एनरोल करोगे, ठीक है, बैकलॉग बन जाएगा, उसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी जो टाइम टेबल है बैच का वो अपलोडेड है, तो उसको चेक कर लेना। और 15 जनवरी तक ही जो प्राइस है कोर्स की वो 999 रुपीज होगी। उसके बाद कोर्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल करें कोर्स के अंदर, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरा टीचिंग भी समझ में आ रहा होगा। आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सकता है उतना अच्छे से मैं समझाऊं, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर जो है वो एंड होता है, इसके बाद हम आयुर्वेद का गर्भाशय वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।